नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं तथा ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज सभी क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से हैं। दोस्तों, संविधान आर्टिकल से भरा पड़ा है, आप कहाँ तक याद करेंगे। लेकिन यदि हम रिसर्च पर आधारित स्टडी करेंगे तो सफलता की श्योरिटी बढ़ जाती है। आयोग जो आर्टिकल देता है उसमें 90%, ये मिनिमम है, ज़्यादा भी हो सकता है, 90% एनसीईआरटी से ही देता है। और ये सभी आर्टिकल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत जल्द मैं पूरे करवा दूँगी, बहुत ही जल्द। आप 1 महीने का टाइम रख के चलिए, उससे पहले ही करवाऊँगी मैं। और ये जो है आप देखेंगे 1 महीने बाद स्वयं ही ये चीज़ें आप देखेंगे कि आपके कलेक्शन में कितने अच्छे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है इकट्ठा हो गए हैं। और ये चीज़ें आप परीक्षा कक्ष में भी पाएंगे। ये प्रश्न जो है आपसे रूबरू होंगे, कहाँ, परीक्षा कक्ष में। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम। ये एक अधिनियम है। सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत निर्मित किया गया है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, सी है, क्या है, ए और बी दोनों बता रहा है, या डी में से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आप इनको अलग नोट डाउन करेंगे। तो जो ये सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम है, ये जो है 33 और 34 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाता है सही। अब देख लेते हैं इसमें कहा क्या गया है। जो ये संविधान के 2 अनुच्छेद हैं 33 और 34, ये क्या करते हैं, संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में बढ़ा देते हैं जब देश में किसी क्षेत्र में सैनिक शासन हो। क्या हो? सैनिक शासन। सैनिक शासन, जिसे मार्शल लॉ भी बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं। तो ये जब लागू हो जाता है तो ये जो है सरकार की शक्ति को, जो संघ सरकार की शक्ति, उसको काफ़ी बढ़ा देता है। और इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि संसद को इस बात का अधिकार देता है, ये प्रावधान जो 33-34 के अंतर्गत है, ये संसद को ये अधिकार देता है कि जो है ऐसी स्थिति में जब कहीं पर कुछ उपद्रव हो रहा है या अशांति है, तो केंद्र या राज्य के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसकी बहाली के लिए जो भी उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा उसे कानूनी जायज़ करार दिया जाएगा कि वो कानूनी रूप से जायज़ है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी उनसे होता है तो ये सब जायज़ है कानूनी रूप से। और इसीलिए इससे ये जो है 33 और 34 के अंतर्गत क्या किया गया है, ये सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है ताकि जो ये राज्य और केंद्र और राज्य के जो अधिकारी हैं इन पे कुछ केस ना चले। जो भी अगर इनको शांति बहाली के लिए करते समय कुछ इनसे गलत भी हो जाता है, इवन किसी को चोट लग जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, कभी कभी कुछ और भी बड़ा हो जाता है नुकसान, तो ये मतलब सेफ रहते हैं क्योंकि इनको उस स्थिति में करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर शांति बहाली नहीं आएगी। तो ये अधिकार जो है देता है ये 33-34 के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि जिस क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ होता है, कुछ ऐसा लागू होता है, वहाँ पर राज्य केंद्र के अधिकारियों को जो भी कार्य उनके द्वारा शांति बहाली के लिए किए जाते हैं वो सब जायज़ होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, दोनों के द्वारा ये किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 257 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 257 है वो क्या कहता है? तो ऑप्शन है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न बनेगी। ऑप्शन बी है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है। सी है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश नहीं दे सकती है। और डी है ए एवं बी दोनों। तो जो अनुच्छेद 257 जो अनुच्छेद 257 है
257(1) के अंतर्गत ये चीज़ कही गई है। क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस तरह अपनी शक्ति को प्रयोग करेगी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति की प्रयोग में कोई अड़चन न बनेगी या कोई बाधा नहीं डालेगी। और आगे भी कहते हुए कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। ये दोनों बातें सही हैं कि कार्यपालिका शक्ति जो है संघ, राज्य जो है संघ की शक्तियों के में बाधा नहीं बनेगा, और दूसरा है कि संघ जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। और ये कहा किसके गया अंतर्गत है? 257(1) एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अलग नोट डाउन करेंगे। पेपर में जाने से पहले सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले मेमोराइज करेंगे। मेनली आर्टिकल्स आप सबसे पहले एनसीईआरटी के मेमोराइज करेंगे, घोल के पी जाएंगे। वो 100% होने चाहिए। उसके बाद आप जो कर सकते हैं और अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 371, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 371 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 371 में जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं उनकी, क्योंकि संस्कृति अलग है, वहाँ का परिवेश अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, तो वहाँ के कुछ राज्यों की वहाँ की सभ्यता और संस्कृति थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ के राज्यों को विशेष अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है उन राज्यों के लिए आर्टिकल 371 के अंतर्गत। और इनमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? जैसे असम, नागालैंड, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब आ जाते हैं। मिजोरम आदि ये सब जो हैं इस अनुच्छेद 371 के अंतर्गत इनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं इनके लिए, क्योंकि इनकी सभ्यता संस्कृति थोड़ा सा अलग है और इनकी ज़रूरतें भी अलग हैं, तो इनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 370 जो है क्या था, ये कश्मीर से रिलेटेड है, जो कि अब हट चुका है 2019 में। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है इसमें। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये दोनों भी। ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस अनुच्छेद को सुरक्षा कपाट कहा गया है? सुरक्षा कपाट किस अनुच्छेद को कहा गया है? 363 ऑप्शन आपके सामने है। 360, बी है 355, सी है 356 और डी है 352। तो आपको बताना है कि कहाँ पर जो है सुरक्षा कपाट किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो ये सुरक्षा कपाट कहने वाले कौन हैं ये पहले देख लेते हैं। तो जो B.R. अम्बेडकर थे, अम्बेडकर, इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने सुरक्षा कपाट शब्द का प्रयोग किया है। किसके अंतर्गत किया है? 356 है, इसको जो है इन्होंने सुरक्षा कपाट कहा है। क्योंकि 356 के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी राज्य में राज्य संवैधानिक तरीके से नहीं शासन को चला पाता है या संवैधानिक तरीके से वहाँ उस राज्य में शासन चलने की स्थिति में वो राज्य नहीं होता है, तो 356 के अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इसको अम्बेडकर जी ने जो है सुरक्षा कपाट बोला है, क्योंकि अगर किसी राज्य में अव्यवस्था है, कुछ वहाँ पर संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन के थ्रू वहाँ पर संवैधानिक एक प्रोसेस को स्टोर किया जाता है। जबकि जो है 355 क्या कहता है? 355 कहता है कि
जो है राज्य में जो कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अव्यवस्था कुछ हो जाती है, अव्यवस्था, अशांति ऐसा कुछ होता है, तो केंद्र जो है ये उसकी मदद करेगा, राज्य को उस स्थिति से निकलने में मदद करेगा। तो ये 355 के अंतर्गत कहता है। जबकि 360 क्या है, ये वित्तीय आपात के बारे में बताता है, लेकिन आज तक ये ऐसा जो है कभी ये लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात के बारे में बात करता है, लेकिन आज तक इसे कभी लागू भारत में करना नहीं पड़ा। जबकि 352 क्या कहता है, ये जो होता है कि राष्ट्रपति, इसमें जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है इस 352 के अंतर्गत, जब कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, किस स्थिति में, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र, अगर अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाता है कंट्री के अंदर ही, तब तो ये इससे रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय आपात 352 जो है राष्ट्रीय आपात की बात करता है। 356 राष्ट्रपति का शासन, राज्यों में राष्ट्रपति के शासन की बात करता है। और 355 राज्य की सुरक्षा, संघ द्वारा राज्य की मदद करेगा जब बाह्य आक्रमण कुछ या आंतरिक अव्यवस्था उस राज्य में हो जाती है। जबकि 360 वित्तीय आपात की बात करता है, जो कि आज तक कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो आपका जो है ये 356 ऑप्शन सी सही हो जाता है। और ये सुरक्षा का पार्ट वर्ड अम्बेडकर द्वारा यूज किया गया, ये अलग से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। और ये सारे जो हैं 60 और ये 52 ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं आर्टिकल्स। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये भी एक अधिनियम है, जम्मू और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आपको बताना है, ये ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ, या 31 मई 2019 से शुरू हुआ ये प्रभावी हुआ है, या 1 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ, या 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ है। आपको इसमें सही ऑप्शन देखना है कि जो है ये कब प्रभावी हुआ था। तो ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से, ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभाव में आता है। और ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या है, इसमें जो है क्या किया जाता है कि 370 जो 300 अनुच्छेद 370 है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और समाप्त करके जम्मू और कश्मीर, जिसको जो है जम्मू कश्मीर को इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जम्मू और कश्मीर पहला, और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। इनको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, और ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू भी हो जाता है। पहले क्या था, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो संघ सूची या समवर्ती सूची में उल्लेखित मामले थे, तो उस पर कानून बनाने के लिए राज्य की, यानी कि जो ये जम्मू और कश्मीर है, उससे सहमत लेनी पड़ती थी। या इवन संघ सूची जो कि केंद्र की सूची होती है, उस पर भी अगर कोई वो बना रहा है विषय और वहाँ से संबंधित है, तो उस पर बनाने के लिए जो है पहले राज्य से सहमत लेनी पड़ती थी। तो इसका जो है 2019 में इसको आर्टिकल 370 को ख़त्म कर करके, और 31 अक्टूबर 2019 से कौन सा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी हो गया। तो आंसर ये जो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के क्षेत्र अलग करने तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाने का प्रावधान किया गया है? तो आपके सामने अनुच्छेद है,
अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है कि जो है ये राज्यों के क्षेत्र, जैसे कुछ राज्यों के कोई क्षेत्र है उसको वहाँ से हटा करके अलग कर सकता है संघ, और या दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक नया राज्य भी गठित कर सकता है, या दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला सकता है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 3 के अंदर कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो है राज्यों के क्षेत्र को अलग भी कर सकता है और दो या दो से अधिक क्षेत्रों को मिलाने का भी प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिया गया है। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो तो संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि विधानमंडल को पहले विचार व्यक्त करने का अवसर मिला जाएगा। जब संघ ऐसा कुछ करता है तो विधानमंडल को जिस राज्य के बारे में ऐसा कर रहा है वो ऐसे रूल बना रहा है, तो उस विधानमंडल उस राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। सिर्फ अवसर दिया जाता है, अदरवाइज उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो अनुच्छेद 3 आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस अनुच्छेद में कहा गया राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं? ये क्या कह रहा है कि राज्य एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो पहली अनुसूची में कौन कौन से निर्दिष्ट हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या 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 है। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है, या अनुच्छेद 2 में कहा गया, या अनुच्छेद 3 में कहा गया, या अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो ये जो है राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ये जो है अनुच्छेद 1 के भाग 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 के भाग 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 का जो है भाग 2 है, इसमें कहा गया। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ होल देखें तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही आ जाता है। और अनुच्छेद 1 में जो है ये चीज़ अनुच्छेद 1 के 2 में भाग 2 में ये चीज़ कही गई है, जबकि अनुच्छेद 1 के जो भाग 1 है उसमें क्या कहा जाता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ऐसा ही लिखा हुआ है। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यूनियन, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूनियन होगा। ये जो है अनुच्छेद 1 के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा जाता है, और अनुच्छेद 1 के 2 में ये चीज़ ऊपर कही जाती है। और ये जो है संघ का मतलब, संघ जो है यूनियन या फेडरेशन, जो हमारा संविधान है उसमें फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह ध्यान देने वाली बात है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जो फेडरेशन है, फेडरेशन और यूनियन, यूनियन दोनों की मीनिंग क्या होती है? संघ होती है। दोनों की मीनिंग संघ होती है, लेकिन हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं किया गया है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो आप ये सारे पॉइंट जो है नोट करते जाएंगे। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में है वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। अदरवाइज मैं ऑप्शन छोड़ती जाऊँगी, क्योंकि आप अभी ये स्पेसिफिक जो है एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं। तो सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनको भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब बनाई गई? तो जो ये आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय के जो स्थानीय शासन, हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्रथा है। ये पंचायतें वगैरह, पंच वगैरह बैठते थे और गांव के गांव में ही फैसले हो जाते थे, वहीं सब मान लेते थे। लेकिन आधुनिक समय में पूछ रहा है कि स्थानीय जो है शासन की निर्वाचित निकाय की व्यवस्था कब की गई है? तो ये ऑप्शन है आपका 1882 में की गई है, या 1773 में की गई, या 1919 में की गई है, या 1935 में की गई है। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि ये व्यवस्था की कब गई है। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। 1882 में की गई है ये व्यवस्था। और उस वक्त क्या है? लॉर्ड रिपन। इस श्रेय किसको जाता, किसको है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन
ये क्या थे उस समय? लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय थे। वायसराय, ये क्या थे? वायसराय थे। और इन्होंने ही ये शुरू किया था कि जो स्थानीय शासन की व्यवस्था शुरू की थी। इसको क्या बोलते थे उस वक्त? इसे मुकामी बोर्ड जो कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे? जो ये स्थानीय स्वशासन को मुकामी बोर्ड, मुकामी बोर्ड कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में लोकल बोर्ड भी कहा जाता है। तो इसको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मुकामी बोर्ड उस समय कहा जाता था। लॉर्ड रिपन द्वारा जो स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय की व्यवस्था की गई थी उसे मुकामी बोर्ड के नाम से उस समय जाना जाता था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ये जो 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय थे तब उन्होंने ये शुरू किया था। और कभी पूछता है कि स्थानीय स्वशासन जो आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय किसने शुरू किया, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन आपका एक बनता है यहाँ से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सब एनसीईआरटी का है, अलग से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो भी एनसीईआरटी का है चीज़ें, जो फैक्ट हैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सन 2000 में किन राज्यों को विभाजित किया गया? तो जैसे कि आपको पता है कि 1953 में हमारा जो है राज्यों का पुनर्निर्वाचन आयोग जो है गठित किया गया था। तो इसमें बहुत सारे राज्यों का जो है इनको फिर से बार बार इनको बांटा गया था। तो जो ये पूछ रहा है कि 2000 में किन राज्यों को बांटा गया था, तो 2000 में जो है आपके पास ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश या उपरोक्त सभी, कौन कौन से बांटे गए थे? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 बड़े राज्यों का बंटवारा हुआ था ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी तरह से चल सके। जो 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो इसकी जब बहुत ज़्यादा राज्यों में पुनर्गठन की जो है मांग उठने लगी तो ये आयोग गठित हुआ। और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं। 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र ये दोनों अलग होते हैं। और 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग किया जाता है। 66 में पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाता है। जबकि 2000 में इनको कब किया जाता है? ये 2000 में ये जो है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश से निकला था। उत्तर प्रदेश से तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड। और बिहार से क्या हो गया था? जो उत्तराखंड बना और बिहार से हो गया था झारखंड। बिहार से क्या बना था? कौन सा एक राज्य बना था? झारखंड। जबकि जो मध्य प्रदेश से बनने वाला, अलग होकर के बनने वाला राज्य था वो छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़। तो ये तीनों राज्य 2000 में इन तीनों राज्यों का जो है विभाजन होता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनता है कट के, और बिहार से कट के झारखंड बनता है। जबकि मध्य प्रदेश से कट करके क्या है? छत्तीसगढ़ बनता है। और 2014 में आंध्र प्रदेश अगेन फिर क्या होता है? 2014 में आंध्र प्रदेश जो है का विभाजन कर तेलंगाना राज्य होता है। इसका जब आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है तो तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है। तो और ऐसे ही अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे चल रहा है कि मांग उठ रही है कि इसको जो है हमारा अलग राज्य बनाया जाए, पुनर्गठन किया जाए। तो ऐसे ही एक बेलगाम है, तो उस पर भी काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। लेकिन ये जो है मेन चीज़ें हैं, ये 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग 93 में गठित होता है। और 1960 में गुजरात महाराष्ट्र अलग होते हैं। और 1969 में पंजाब हरियाणा अलग होता है, पंजाब से हरियाणा अलग किया जाता है। जबकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण होता है। और ये 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड इनसे
बनते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। तो जो ये हमारे स्थानीय निकाय थे, तो इनके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। तो इनके लिए जो है कि मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल प्रशासन है, इसमें लोगों की भागीदारी हो, तो इस पर्पज़ से यहाँ पर जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपके हैं, ये शुरू कब किया गया है। ए 1951, 1952, 1953, 1954। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे प्रोग्राम भी बोला जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये होता कब शुरू है, ये 1952 में शुरू होता है। इसके पीछे मेन बात होती है कि जो स्थानीय जनता है, उनकी जो है स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था। और जो है कुछ राज्यों ने, जैसे जो गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, इन्होंने 1960 में ही निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपना ली थी। जो गुजरात है, महाराष्ट्र हैं, ये 1960 में निर्वाचित स्थानीय निकायों की प्रणाली इन्होंने अपना ली थी। तो ये एक फैक्ट है कि गुजरात और महाराष्ट्र उसमें आ जाते हैं, जो 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपना ली थी। तो ये आपका हो गया, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। ऑप्शन है आपके सामने, सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, या फिर अशोक मेहता समिति, या राव समिति। तो जो है ये पीके थुंगन समिति जो थी, थुंगनी नहीं होगा, थुंगन होगा, जो पीके थुंगन समिति थी, इसने जो है स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की थी, जो हमारी पीके थुंगन समिति है। ये 1988 में ये समिति जो है गठित की जाती है, और इसने क्या किया था कि संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की गई थी इसी समिति में। और जब इसने सुझाव दिए तो इसके आधार पे 1989 में क्या किया गया कि जो वहाँ पर पार्लियामेंट में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाई इस विधेयक को, और विधेयक पारित नहीं हो सका। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1989 में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था कि जो है स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये विधेयक सर्वप्रथम पार्लियामेंट में 1989 में प्रस्तुत किया लेकिन राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिला। राज्यसभा में जो है सरकार जो थी उस समय की, उसका बहुमत नहीं था। तो राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से ये विधेयक राज्यसभा में बहुमत ना होने से विधेयक पारित नहीं हुआ। तो जो है ये सब यही जो है 1989 में प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद तो 1992 में ये पारित ही हो गया था, आप सबको पता होगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाता है। संवैधानिक दर्जा देने की बात पीके थुंगन समिति ने की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज में जो व्यवस्था में जो बदलाव आए थे, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि जो ये राज्य में व्यवस्थाएं में बदलाव आए थे पंचायती राज में, तो इसमें जो है कौन कौन से बदलाव आए थे। तो एक तो ये ऑप्शन आपके सामने है, त्रिस्तरीय बनावट, दूसरा है चुनाव, तीसरा है राज्य वित्त आयोग, चौथा कह रहा है डी उपर्युक्त सभी। तो ये पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जब ये इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया
पूरी तरह से संवैधानिक हो गई तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है कि उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें ये त्रिस्तरीय बनावट थी। और चुनाव भी त्रिस्तरीय बनावट में कौन सा था कि एक तो ग्राम पंचायत आ जाएंगे इसमें, ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल जो कि मध्य स्तरीय था, तीसरा जिला पंचायत जो ये अपेक्स बॉडी होती थी, जिला पंचायत। तो ये आ जाती हैं। और उसके बाद ये चुनाव भी पहले क्या होते थे, पहले इनका कोई निश्चित नहीं, रेगुलर वो नहीं होता था, चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बहुत दिन बाद हो रहे हैं। तो ये जो है 5 साल में होने लगे, 5 साल में निश्चित कर दिया गया कि होंगे ही होंगे। और प्लस अगर ये 5 साल से पहले भंग होती है तो 6 महीने के अंदर इसका करा लिया जाएगा चुनाव, 6 महीने के अंदर इनके चुनाव हो जाएंगे। ये एक एक पॉइंट आप नोट कर लें। और जो वित्त आयोग है ये भी जो है किया गया कि ये हर 5 साल में एक ये प्रावधान किया गया कि हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि एक तरफ तो ये जो प्रदेश और ये लोकल गवर्नमेंट के बीच का बंटवारा, राजस्व बंटवारा देखेगी, राजस्व बंटवारे को देखेगी। और दूसरी ओर क्या देखेगी, जो ग्रामीण और शहरी प्रशासन है, ग्रामीण एवं जो शहरी निकाय थे, शहरी प्रशासन कुछ भी कह सकते हैं, इनके बीच जो है राजस्व के बंटवारे को देखेगी, राजस्व के बंटवारे को ये देखेगी। ग्रामीण एवं शहरी के बीच भी देखेगी। एक तरफ तो राजस्व जो है जो प्रशासन यानी कि जिस राज्य से संबंधित है तो वो उस प्रदेश का, और जो ये लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच की, उस प्रदेश से जो लोकल गवर्नमेंट टोटल है, स्थानीय निकायों को कितना कैसे बंटवारा करना है। और फिर जब वो चीज़ें देख लेती हैं तो ग्रामीण और शहरी के बीच में राजस्व कैसे बटेगा वो उसको भी देखती है। तो राज्य वित्त आयोग जो है इसके अंतर्गत होता है। और देख लेते हैं, इसमें आरक्षण दिया गया था, इसके सारे पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बदलाव आए थे। 3 तो ये हो गए, चौथा देख लेते हैं। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 33% जो है 1/3 सीट, 1/3 सीट महिलाओं के लिए की गई हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, जो जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो संविधान में किस के लिए आरक्षण है, क्या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है? तो संविधान में नहीं है। इसमें संविधान में सिर्फ किसके लिए है, कौन सी 2 जातियों के लिए है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इन्हीं दोनों को प्रावधान है। लेकिन संविधान में ऐसा कहा गया, यदि राज्य चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि राज्य चाहे, वहाँ पे ऑप्शन है, यदि राज्य चाहे तो जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को भी वो अपने राज्य में आरक्षण, मतलब सीट में आरक्षण दे सकता है। तो ये 3 चीज़ें आरक्षण के अंतर्गत मेन आ जाती हैं। और चौथा क्या है, एक हुआ था विषयों का क्या है, स्थानांतरण। 5वां जो था विषयों का स्थानांतरण, एक इस पे जो है बात की गई है। इसमें क्या था कि जो 29 सब्जेक्ट थे, उसको जो ग्राम पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट जो है हस्तांतरित किए गए, ये 11वीं अनुसूची में हैं, 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूची में दिए गए हैं कितने हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, विषय 29 विषय हैं, और 11वीं अनुसूची है उसमें दिए गए हैं। तो विषयों के हस्तांतरण की बात ये करता है। और ये और एक बात करता है, ये राज्य का चुनाव आयुक्त, ये 5 हो गए, 6 मेन बातें ये करता है। जो राज्य का चुनाव आयुक्त है, राज्य चुनाव आयुक्त की बात करता है, क्योंकि इसके पहले जो
प्रदेश का जो प्रशासन होता था, यानी कि जो सरकार होती थी, उसी के द्वारा जो है चुनाव गठित किए जाते थे, आयोजित किए जाते थे। लेकिन ये चुनाव आयुक्त जो है, अब ये चुनाव आयुक्त जो है ये लोकल गवर्नमेंट के चुनाव जो है कराता है। और ये आयुक्त जो है क्या है, स्वायत्त है। और तो इसी के द्वारा अब जो है ये जो है लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, इनका चुनाव होता है। तो ये 6 पॉइंट आपके जो हैं इसमें ये बदलाव आते हैं कि जो है 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं। तो जो लगभग 73rd है, उसी की रिप्लिका 74th भी है। थोड़ा सा बहुत कम अंतर है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रामीण से है, वो शहरों से है। थोड़ा सा बहुत माइनर सा अंतर है, बाकी उसी का रिप्लिका 74 संशोधन भी है। तो यही चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये हो जाए, जैसे यहाँ एक ग्राम पंचायत है, जिला मंडल है, जिला पंचायत है, तो वहाँ पर शहर के जो नगर पालिकाएँ हैं वो आ जाती हैं। तो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? हाँ, उपयुक्त सभी हैं, प्लस जो और एक्स्ट्रा थे वो मैंने बता दिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा क्या है? तो ये पूछ रहा है कि जो भारतीय जनगणना होती है उसमें शहरी इलाके की परिभाषा क्या है। क्योंकि जब हम ग्रामीण बड़े बड़े शहरों को तो पहचान लेते हैं, लेकिन जब हमको ये नगर पालिकाएँ बनानी होती हैं और बहुत छोटे से शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, समझ में भी नहीं आता है कि ये इसको गाँव में रखें या शहर में रखें। इतना माइनर सा वहाँ डिफरेंस होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो एक डेफिनेशन, शहरी जनगणना की जो डेफिनेशन है उसको उठा करके लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग शहर या ग्राम में उसको डिफाइन किया जाता है कि शहर है, कोई जो क्षेत्र है वो शहर के अंतर्गत आएगा या ग्राम के अंतर्गत आएगा। तो 3 मेन चीज़ें हैं वहाँ। जो ऑप्शन आपके सामने जो है दिया है, ए, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो वहाँ पर, जो वो इलाका है उसको डिफाइन करने के लिए शहर है कि गांव है, तो 5000 की जनसंख्या हो। बी कहता है कि घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व हो वो 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो। जबकि ऑप्शन सी कहता है कि 75% जो है 75% जनसंख्या खेती से अलग पेशे में हो, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं इसकी परिभाषाओं में आते हैं कि कम से कम 5000 के जो क्षेत्र, अगर शहर को घोषित होना है तो वो क्षेत्र में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और उस क्षेत्र में जो है 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व हो जनसंख्या का। जनसंख्या घनत्व कितना हो? 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से घनत्व हो। यानी कि जो वहाँ जो घर बने हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी यह रेशियो ये होना चाहिए। और 75% जनसंख्या खेती से अलग पेशे में हो, यानी कि वो खेती से जो रिलेटेड पेशे हैं, कटाई, बुआई और मतलब जो है और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे अलग पेशे में हो। तो उसकी जो पुरुषों की संख्या की बात कर रहा है, ये भी एक है पुरुषों, इसमें महिलाएं इंक्लूड नहीं हैं। तो जो पुरुष वहाँ के हैं उस क्षेत्र के, वो 75% पुरुष जो है खेती से अलग पेशे में हो, तब वो जो है किस में आ जाएगा? शहरी इलाके की परिभाषा में आ जाएगा। और वहाँ पर जो है नगर पालिकाओं की जो भी व्यवस्था होगी वो वहाँ पर अप्लाई की जाएगी। तो उपर्युक्त सभी ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद पंचायत को शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करती है? ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 1 243 छा, या बी अनुच्छेद 243 जा, या अनुच्छेद 243 झा, या अनुच्छेद 244 चा। तो जो अनुच्छेद ऑप्शन आपका इसमें भी एक सही होता है, जो ए है वो सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 243 छा है, ये इसमें क्या है? पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर, जो प्रदेश की उस पंचायत से रिलेटेड जो राज्य है वो कानून बना करके, और उसको जो 11वीं अनुसूची में जो दर्ज विषय हैं वो विषय उनको हस्तांतरित कर सकती है और पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य सरकार है तो 11वीं अनुसूची के सब्जेक्ट में से वो कितने सब्जेक्ट देगी अधिकार बनाने के लिए, उसके उत्तरदायित्व में रखेगी, ये अभी भी राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। 11 जो है 29 सब्जेक्ट रख दिए गए हैं, बट राज्य पे डिपेंड करता है क्या क्या उसको देगी। तो ये
जो अनुच्छेद 243 है इसके अंतर्गत ही राज्य सरकार जो है विधायिका क्या करती, कानून बनाकर उन सब्जेक्ट में से जो भी देना चाहती है वो हस्तांतरित कर देती है, उनको प्रदान कर देती है। किसको? जो ग्रामीण निकाय हैं। तो अनुच्छेद जो है ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं 15 क्या कह रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आज के एनसीईआरटी के हैं। अगर कहीं मेंशन ना हो तो भी आप वो एनसीईआरटी में ही रखिएगा। तो जो कावेरी जल विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सभी में आता है, आपके एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। तो तमिलनाडु एवं केरल, महाराष्ट्र एवं गुजरात, सी तमिलनाडु एवं कर्नाटक, डी कर्नाटक एवं केरल। तो तमिलनाडु एवं केरल है या महाराष्ट्र एवं गुजरात है या तमिलनाडु एवं कर्नाटक है या कर्नाटक एवं केरल है। तो जो कावेरी जल विवाद है ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है और इस विवाद का अभी तक ठीक से कुछ सुलझाया नहीं जा सका है, जबकि इसके लिए कुछ वहाँ पर अलग से प्रावधान भी किया गया है राज्य के अंतर्गत, और फिर भी ये जो है आगे बढ़ कर के सुप्रीम कोर्ट तक भी आया है कई, और अभी इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। तो जो कावेरी जल विवाद है ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो आज हमने फिर 15 क्वेश्चन कवर किए और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो कल मिलते हैं फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ। कोशिश करेंगे ज़्यादातर एनसीईआरटी के हों, पूरे रख पाएंगे तो पूरे भी एनसीईआरटी के होंगे। और बहुत ही जल्द आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन कलेक्शन तैयार होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा और वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमें पता नहीं चलता है कि हम ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कहाँ से उठाए जा रहे हैं, तो हम अगर वहीं से एक स्पेसिफिक वे में, स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा कम इनपुट में आउटपुट ज़्यादा ही निकलेगा। धन्यवाद।